नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमने जो शुरुआत करी वो एक सिंपल डेफिनेशन से करी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं उनको लोगों द्वारा चुना जाता है। अब इससे कई सारे सवाल खड़े हो, किन रूलर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं इस डेफिनेशन में? कौन से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनको चुना जाना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि उसको डेमोक्रेसी कहा जा सके? कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कि लेने चाहिए नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स के द्वारा डेमोक्रेसी के अंदर? किस तरीके के इलेक्शन जो है वो हम कहला सकते हैं कि वो जो है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना होगा किसी भी इलेक्शन के लिए कि उसको कहा जा सके ये डेमोक्रेटिक है? वो कौन से लोग हैं जो चुनेंगे रूलर्स को या चुन कर आएंगे रूलर्स के तौर पे? क्या इसमें हर नागरिक को इक्वल बेसिस पर इंक्लूड करना चाहिए? क्या डेमोक्रेसी डिनाई करती है कुछ सिटीजन्स को ये वाला जो अधिकार है उनका? फाइनली अगर देखा जाए तो किस तरह की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी है? क्या जो चुने हुए रूलर्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहे डेमोक्रेसी के अंदर, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी पर उसके साथ कुछ उसकी सीमाएं भी होंगी? क्या जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए कि वो रिस्पेक्ट करे जो कुछ अधिकार है इस नागरिक के? तो इन सारे क्वेश्चंस को जो है एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब मेजर डिसीजंस इलेक्टेड लीडर्स के जो हैं उनके बारे में। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है एक मिलिट्री कूप को लीड किया अक्टूबर 1999 में। उन्होंने जो डेमोक्रेटिक तौर पे चुनी हुई गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और अपने को डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव उस कंट्री का। बाद में उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन चेंज कर दी और प्रेसिडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। 2002 में एक रेफरेंडम लाए कंट्री के अंदर जिससे उनको खुद को 5 साल का और एक्सटेंशन मिल गया। जो पाकिस्तानी मीडिया थी, वहां की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी या जो डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट थे वो कह रहे थे कि ये जो रेफरेंडम है ये बेस्ड था मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड पे, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ घपला किया गया था। अगस्त 2002 में उन्होंने एक इशू किया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का उसमें फेरबदल हो गई। इस ऑर्डर के अनुसार प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकता है नेशनल और जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती है उनको। जो सिविलियन कैबिनेट है उसके काम को सुपरवाइज करेगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जिसमें मेनली कौन होंगे? मिलिट्री ऑफिसर्स। इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शंस जो हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के वो होने थे। तो जब पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थी उनके पास कुछ अधिकार आ गए, पर फाइनल पावर किसके पास थी? उन मिलिट्री ऑफिसर्स के और जो जनरल मुशर्रफ थे उनके पास। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं पाकिस्तान जो है अंडर जनरल मुशर्रफ उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। पर अब हम इसमें से एक चीज पे फोकस करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जो रूलर्स हैं वो चुने गए लोगों के द्वारा पाकिस्तान में? नहीं, लोगों ने जो है अपने प्रतिनिधि चुने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, और जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो एक्चुअल में रूलर्स नहीं थे। वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर थी वो किसके पास थी? आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल मुशर्रफ के, और उनमें से किसी को भी जो है पब्लिक ने नहीं चुना। ये कई सारे ऐसे डिक्टेटरशिप्स और मोनार्कीज में होता है जहाँ तानाशाही होती है, जहाँ पे एक ही आदमी का सब सारी पावर उसके पास होती है। तो वो जो है क्या कहते हैं ऐसी कंट्रीज में होता है। पहले उनके पास एक इलेक्टेड पार्लियामेंट था और गवर्नमेंट थी, पर अब जो है जो रियल पावर थी वो उसके पास थी जो चुना हुआ नहीं गया था, जो इलेक्टेड नहीं था। कुछ कंट्रीज में जो रियल पावर है वो जो है कुछ बाहरी पावर्स के हाथ में है और ना कि जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके हाथ में। ये भी नहीं कहा जा सकता लोगों का रूल। तो ये हमें देता है हमारा फर्स्ट फीचर कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन पावर लेने की वो उन लोगों के साथ होनी चाहिए या उनके पास होनी चाहिए जिनको लोगों ने चुना होता है। फिर आता है फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। चाइना के अंदर
इलेक्शंस जो है हर 5 साल में होते हैं, ताकि कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसके लिए चुना जा सके। इसको बोलते हैं क्वांगो रेनमिन डाइबायो दावी, यानी नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस के पास पावर है कि वो अपॉइंट करे प्रेसिडेंट को कंट्री के। लगभग इसमें 3000 मेंबर्स हैं जो कि पूरी चाइना से चुनकर आए हैं। कुछ मेंबर्स जो हैं वो चुने गए हैं आर्मी से, पर इलेक्शन लड़ने से पहले कैंडिडेट के पास अप्रूवल होना चाहिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। सिर्फ वही जो मेंबर्स है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के या और ऐसी जो 8 छोटी पार्टियां हैं उससे अलाइड हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, उन्हीं को अलाउड है कि आप इलेक्शंस लड़ सकते हैं, जो कि हुए थे 2002 और 3 में। गवर्नमेंट जो है हमेशा किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। उसको इंडिपेंडेंस मिली 1930 में। मैक्सिको जो है उसमें जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 6 साल बाद होते हैं, ताकि अपने प्रेसिडेंट को जो है चुन सके। मतलब ये बात हो रही है मैक्सिको की, जो कि इंडिपेंडेंस उसको मिली थी 1930 में। कंट्री कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल के अंडर नहीं रहा, पर 2000 के बाद से, या ये कह सकते हैं 2000 तक, हर इलेक्शन जो है वो क्या कहते हैं जीता जा रहा था एक पार्टी के द्वारा, जिसे कहते हैं पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ऑपोजिशन पार्टीज ना तो इलेक्शन लड़ती थी ना कभी जीत पाती थी। पीआरआई जो है हमेशा बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स यूज करता था ताकि इलेक्शन जीत सके। अब जो भी जो है सब एम्प्लॉयड थे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उनको उनकी पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ी। टीचर्स हो गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको इस्तेमाल किया जाता था पेरेंट्स को फोर्स करने के लिए कि वो जो है पीआरआई को वोट करें। मीडिया बहुत ज्यादा इग्नोर करती थी ऑफिस जो एक्टिविटीज होती है ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की, सिवाय उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करने की। कई बार जो पोलिंग बूथ्स थे वो भी शिफ्ट हो जाते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लास्ट मिनट में, और इससे लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती थी कि वो अपना वोट डाल सके। पीआरआई बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी कैंपेनिंग में अपने कैंडिडेट्स। तो अब क्या हम यहाँ पर इन इलेक्शंस को कह सकते हैं ये एग्जाम्पल्स जो हैं लोग चुन रहे हैं अपने रूलर्स को? तो इन सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आई कि नहीं, बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं। चाइना में जो इलेक्शंस हैं वो लोगों को ऑफर नहीं करती कोई सीरियस चॉइस उनके लिए। उनको चुनना है रूलिंग पार्टी को और उन कैंडिडेट्स को जो उसके द्वारा अप्रूव किए गए। यहाँ पे तो हम नहीं कह सकते ना कि ये लोगों की चॉइस है। इसी तरह से मैक्सिकन एग्जाम्पल में लोग जो हैं उनके पास चॉइस है, पर प्रैक्टिस में देखा जाए तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है। कोई तरीका नहीं है कि रूलिंग पार्टी को जो है हराया जा सकेगा, अगर भले ही लोग कितना उसके अगेंस्ट हो जाए। तो ये जो है फेयर इलेक्शंस नहीं कहे जा सकते। यहां पर हम कह सकते हैं ये सेकंड फीचर है हमारा डेमोक्रेसी का। खाली इलेक्शंस कराना किसी भी तरीके से ये काफी नहीं है। इलेक्शंस का मतलब हुआ एक रियल चॉइस होनी चाहिए पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के बीच में, और पॉसिबल हो लोगों के लिए कि वो अपनी चॉइस का इस्तेमाल कर सकें, और जो एग्जिस्टिंग रूलर को हटाना चाहते हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा तो वो उसको हटा सकें। तो डेमोक्रेसी का मतलब एक सेकंड फीचर क्या हुआ कि उसको फ्री और फेयर इलेक्शन पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो करंटली पावर में है उनके पास पूरा चांस हो कि वो जो है हार सकते हैं। अब और ज्यादा इसके बारे में जानना है तो वो हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में जानेंगे चैप्टर 3 में। अब यहां देखते हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 बैलेट। हमने पहले पढ़ा कि कैसे जो स्ट्रगल है डेमोक्रेसी का वो जुड़ा हुआ था डिमांड को लेकर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में सबने एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर अभी भी जो एक इक्वल अधिकार है वोट का, उससे बहुत से लोग महरूम हैं। 2015 तक सऊदी अरेबिया में विमेन के पास वोट डालने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया जो है उसने अपने जो सिटीजनशिप रूल्स थे उनको इस तरीके से बना रखा था कि जो लोग बिलोंग करते थे रशियन माइनॉरिटी, उनको बहुत मुश्किल होता था कि वो जो है अपने वोट का अधिकार
कर सकें, या वोट का जो है एक तरह से डालने का जो अधिकार है उसको यूज। फिजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो इस तरीके से है, जो वोट है वहां के स्वदेशी जो फिजी हैं उसकी ज्यादा वैल्यू है बजाय किसी इंडियन फिजियन के। डेमोक्रेसी आधारित है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पॉलिटिकल इक्वालिटी के। ये हमें देता है हमारा थर्ड फीचर, यानी कि हर एडल्ट सिटीजन के पास अधिकार है कि उसका एक वोट है और उस वोट की जो है एक वैल्यू है। इसके बारे में हम और ज्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। फिर आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली व्हाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में। तब तक जो कंट्री थी उसको रूल कर रहे थे जानु पीएफ, एक ऐसी पार्टी जिसने लीड किया था फ्रीडम स्ट्रगल। इसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, वो कंट्री को रूल कर रहे थे इंडिपेंडेंस से। इलेक्शंस रेगुलर होते थे और हर बार जानु पीएफ जो है वो जीत जाते थे। प्रेसिडेंट मुगाबे जो है इतने पॉपुलर थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनफेयर प्रैक्टिसेस भी यूज करते थे इलेक्शंस में। जैसे जैसे साल बीतते गए उनकी जो गवर्नमेंट थी उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन कई बार चेंज किया ताकि जो पावर्स है प्रेसिडेंट की उनको बढ़ा सके और उनकी जवाबदेही कम से कम। ऑपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको हैरेस किया जाता था, उनकी मीटिंग्स बाधित करी जाती थी, पब्लिक प्रोटेस्ट हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था। एक कानून था जो सीमित करता था राइट कि आप जो है प्रेसिडेंट की आलोचना नहीं कर सकते। टेलीविजन है, रेडियो है, इनको कंट्रोल कर रही थी गवर्नमेंट और सिर्फ रूलिंग पार्टी का ही वर्जन आप चला सकते या दिखा सकते। बहुत सारे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे, पर गवर्नमेंट जो है हैरेस करती थी उन जर्नलिस्ट को जो उसके अगेंस्ट जाते थे। गवर्नमेंट इग्नोर करती थी कुछ कोर्ट जजमेंट्स को जो उसके खिलाफ होते थे और जजों पर दबाव बनाती थी। यहां तक कि उनको ऑफिस से बाहर निकाल दिया 2017 में। मतलब ये जो मुगाबे थे इनको इनके ऑफिस से 2017 में बाहर निकाल दिया गया। एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का, वो ये बताता है कि जो पॉपुलर अप्रूवल है रूलर्स का वो बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर, पर वो काफी नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं। पॉपुलर लीडर्स जो हैं वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी मिले तो हमें जो है इलेक्शंस को देखना होगा। तो यहाँ पे भी बहुत जरूरी है कि इलेक्शन से पहले और बाद में क्या होता है। इतनी स्पेस होनी चाहिए एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए जिसमें पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी शामिल हो, खास तौर से इलेक्शन से पहले। इसके लिए जरूरी है कि स्टेट जो है वो बेसिक जो राइट्स हैं सिटीजन्स की उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करे, उनको सोचने की आज़ादी हो, उनकी अपनी राय हो, अपनी एक्सप्रेस कर पाए पब्लिक में, एसोसिएशन बना सकें, प्रोटेस्ट कर सकें और दूसरे पॉलिटिकल एक्शंस कर पाए। हर जो कोई है उस कानून की नज़र में वो बराबर होना चाहिए। ये राइट्स जो है प्रोटेक्ट करनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी से, ये सारे के सारे ऑर्डर्स जो है वो सब माने। इनके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। इसी तरीके से कुछ कंडीशंस हैं जो अप्लाई हैं उस तरीके से कि जो गवर्नमेंट जो है इलेक्शंस के बाद चलाई जाती है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकती, सिंपली कि उसने जो है इलेक्शंस जीत लिए। उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कुछ बेसिक रूल्स, खास तौर से उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा कुछ गारंटीज जो माइनॉरिटीज की। हर जो बड़ा डिसीजन है उसको कई सारी सीरीज जो कंसल्टेशंस की हैं, यानी कि एक दूसरे से मशवरे की हैं, उसके थ्रू होकर गुजरना होगा। हर ऑफिस में बैठने वाले के पास कुछ अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई हैं और कानून के। इन सब की जो अकाउंटेबिलिटी है यानी जवाबदेही है वो खाली लोगों तक ही नहीं है बल्कि और इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के लिए। लेकिन इसके बारे में ज्यादा मिलेगा चैप्टर 4 में। तो इन दोनों जो भी एस्पेक्ट दिए हैं उससे हमें अब मिलता है हमारा फोर्थ और फाइनल फीचर डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है
उसके जो रूल्स हैं, यानी कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रूल करती है उसको लिमिट के अंदर रूल करना पड़ेगा, खास तौर से उन लिमिट्स के जो सेट करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और सिटीजन राइट्स के। अब समरी देखते हैं डेफिनेशन की। अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कशन किया उसके बारे में अगर हम जाने, सिंपल डेफिनेशन से हमने शुरुआत करी थी कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। पर हमने देखा कि ये जो डेफिनेशन है वो उतनी पर्याप्त नहीं थी जब तक हम उसके कुछ कीवर्ड्स जो उसके अंदर यूज किए गए हैं उसको ना एक्सप्लेन। जितने भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े उससे हमें 4 फीचर्स निकल के समझ में आए डेमोक्रेसी के एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं और वो जो है सारे मेजर डिसीजन लेते हैं। इलेक्शन जो है वो चॉइस देता है, एक फेयर मौका देता है लोगों को कि वो करंट रूलर को चेंज कर। ये जो चॉइस है, ये जो मौका है, ये अवेलेबल है उन सारे लोगों को इक्वल बेसिस के आधार पे। एक्सरसाइज है इस चॉइस की से गवर्नमेंट जो है सीमित हो जाती है जो बेसिक रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के और सिटीजन राइट्स के। मतलब अगर हम क्या कहते हैं अपनी इसको एक्सरसाइज करते हैं उससे गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उससे उसको बाध्य है वो, और साथ ही साथ जो सिटीजन राइट्स है उनको भी उसको वायलेट कर सकती है। अब यहाँ पर आपको 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं वर्किंग और डिनायल जो है डेमोक्रेसी का, उसके आपको इनको मैच करना है उन फीचर्स से जो डेमोक्रेसी अभी पर हमने जितने पढ़े हैं उसके बारे में। एक तरीके से आपको कितना समझ में आया वो बताना है।